अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आई हसीब अहमद वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अकेडमी फॉर कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस। ये पास्ट पेपर सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम CSS 2022 में होने वाले एग्जामिनेशंस की एनालिसिस करेंगे और आज जिस सब्जेक्ट पे हम एनालिसिस करेंगे वो है इंग्लिश एसे का। एनालिसिस करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश एसे को हम थोड़ा जान लें कि ये किस तरह का पेपर होता है और ये इसमें कितने टॉपिक्स होते हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें जनरल ओवरव्यू में हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस पर आएंगे। ये एनालिसिस जो है वो चंद पैरामीटर्स की बुनियाद पे की जाएगी। ये पैरामीटर्स पहले भी इंट्रोडक्टरी जो वीडियो थी उसमें बता दिए गए थे, पर बिगिनर्स के लिए जो ये पहली मरतबा देख रहे हैं तो उनके लिए यहाँ लिख दिया गया है ताकि आसानी रहे। ये जो भी पैरामीटर्स हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी, सिलेबस, डिकंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें हम जितने भी सब्जेक्ट्स की एनालिसिस करेंगे ये सब में अप्लाई होगा। आगे हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम कैसे अप्लाई करते हैं और इसकी बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। CSS में जनरली 12 सब्जेक्ट्स होते हैं आपने जो एग्जाम देने होते हैं, उसमें से 6 कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शनल्स होते हैं। कंपलसरीज में से सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो है आपका इंग्लिश एसे का पेपर। उसकी बेसिक वजह यह है कि 95% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपको फेल होते हैं। इसके पेपर पैटर्न की अगर बात की जाए तो इसमें 10 टॉपिक्स होते हैं जिनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। इस सिलेक्ट किए हुए एक टॉपिक पर आपने 2500 से 3000 वर्ड्स लिखने होते हैं, वो भी 3 घंटों में। पासिंग मार्क्स इसमें 40 है। 100 में से अगर 40 आएंगी तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे। ये जनरल ओवरव्यू है इंग्लिश एसे का। अब बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ, जिसमें सबसे पहले पैरामीटर था प्रेडिक्टेबिलिटी का। प्रेडिक्टेबिलिटी को आप यूँ समझें कि इंग्लिश एसे के मेंटोर्स ने जो प्रेडिक्ट किया था कि इस तरीके का ही पेपर आना है या टॉपिक्स आने हैं, तो क्या वैसे ही टॉपिक्स आए या नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ की गई थी। ये पैरामीटर देखने के लिए हम 2 चीज़ों का सहारा लेंगे, एक तो थीम्स का, दूसरा स्कोप का। जनरली अगर आप इंग्लिश एसे के पास्ट पेपर्स को देखें तो आपको नज़र आएगा कि देयर आर हार्डली 10 to 12 थीम्स जिसके इर्द गिर्द सारा एसे रिवॉल्व करता है, जिनमें आपकी ग्लोबलाइजेशन भी है, जिसमें जेंडर भी है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है एंड लाइकवाइज। मेंटोर्स का कहना यह है कि 2016 के बाद हमें अमूमी तौर पर बैलेंस्ड एक पेपर नज़र आया है। मतलब कहने का यह है कि एक थीम में से एक टॉपिक नज़र आया है, या हार्डली दो टॉपिक होंगे एक थीम से। मगर अगर ये चीज़ अप्लाई की जाए CSS 2022 में तो ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि 2 से 3 थीम्स हैं जिसमें सारा पेपर आया है। लिहाजा इस चीज़ की बुनियाद पे अगर हम देखें तो ये ट्रेंड हमारा नज़र नहीं आता। उसके बाद है स्कोप। जनरली मेंटोर्स का कहना ये था कि 2016 के बाद अगर आप खुद भी देखें, एनालाइज करें, तो आपको नज़र आएगा कि अल्टरनेटिव ईयर्स पे ट्रेंड चेंज होते रहे स्कोप की बुनियाद पे। वो कैसे? वो ऐसे कि एक साल अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक्स आए हैं तो नेक्स्ट ईयर आपके वर्ल्ड से रिलेटेड आए हैं, वो भी ओपन एंडेड टॉपिक्स। और इसीलिए मेंटोर्स का कहना यह था कि क्योंकि CSS 2021 में पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं आए थे, तो CSS 2022 में पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक्स ही आएंगे। मगर CSS 2022 में अगर हम देखते हैं तो हमें ये ट्रेंड भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इस मरतबा भी पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक एक भी नहीं था, सारे ओपन एंडेड थे और जनरली एक वर्ल्ड से रिलेटेड थे, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं थे। तो ये ट्रेंड भी, ये भी जो प्रेडिक्ट किया गया था, ये भी हमारा नज़र नहीं आया। उसके बाद हमारा दूसरा जो पैरामीटर है वो सिलेबस का है। सिलेबस जनरली इसका है नहीं, कोई भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वैसे सिलेबस तो पूरा दिया हुआ है, और इसके बावजूद हम देखें तो इसका सिलेबस कोई नहीं है। हाउएवर इंस्ट्रक्शन ज़रूर हैं उसमें कि टेक्निकल एक ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मतलब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और डिफरेंट वो इन्फॉर्म्ड आपकी ओपिनियन होनी चाहिए, सारी चीज़ उसमें मेंशन्ड है। एज ए इंस्ट्रक्शंस, सिलेबस कोई नहीं है तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते।
लिहाजा ये जो पैरामीटर है हम दूसरे जो भी जितने भी टॉप सब्जेक्ट्स हैं हम उनमें ज़रूर अप्लाई करेंगे। थर्ड जो पैरामीटर है वो है डिकंस्ट्रक्शन का। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को हल करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश एसे में जो पहला टॉपिक था वो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। वैसे देखने में तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर अगर थोड़ा इसको समझा जाए तो ये सिंपल और इजी टॉपिक है। एक छोटे से एग्जांपल से आप समझें कि आईफोन एक प्रोडक्ट है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो एक कंट्री में हो रही है, इसकी पैकेजिंग दूसरे कंट्री में हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और से हो रही है, और ये सारा प्रोसेस जो है ऑन कोई और कंट्री करता है, कंज्यूम कोई और कर रहा है। ये जो सारा प्रोसेस है कि एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट ममालिक के डिफरेंट मार्केट्स में बनेगा, ये सारे इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। ये अब सिंपल एक टॉपिक है जो उससे रिलेटेड है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स है क्या। पर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आपको टॉपिक इजी लगता है या समझ आ गया है, इसका मतलब है कि आप ऐसे लिख लेंगे या ऐसे क्रैक कर लेंगे। इसकी वजह यह है कि जो आपकी नॉलेज बेस है उसको एक पर्टिकुलर ऐसे के स्ट्रक्चर में ढालना है। सिर्फ टॉपिक का आना इस चीज़ की गारंटी नहीं है, इसकी चीज़ की गारंटी कभी नहीं है कि आप उस टॉपिक पर लिख सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी की हो और आपकी नॉलेज बेस अच्छी हो और आपको ये चीज़ समझ आती हो कि ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स है क्या, उसके बाद आप लिख सकते थे। फर्दर डिस्कशन हम पेपर पर करते हैं। ये CSS 2022 के ऐसे का पेपर है जिसमें 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं। हमने पहले ही ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स ये हमने इसकी डिकंस्ट्रक्शन की है। अब एक और टॉपिक की हम डिकंस्ट्रक्शन करेंगे। डिकंस्ट्रक्शन करने के बाद हम नेचर ऑफ टॉपिक्स देखेंगे कि कितने मॉडरेट लेवल के थे, कितने डिफ़िकल्ट थे। पहले चलते हैं एक टॉपिक की डिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 9, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इसको हम थोड़ा सा अगर डिकंस्ट्रक्ट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो एजुकेशन, उसके बाद हमारी हेल्थ आ जाती है, उसके बाद सैनिटेशन आ जाती है, सैनिटेशन। अभी ये जो टॉपिक था, टॉपिक ऐसे है कि अगर हेल्थ, सैनिटेशन और एजुकेशन हमारी सोसाइटी में अगर मेंटेन रहे और ग्रो करती रहे तो इसका अफेक्ट इकोनॉमी पर क्या होगा, इस सारे का अफेक्ट इकोनॉमी पर क्या होगा। और अगर इकोनॉमी अगर अच्छी है, वो सस्टेन हो रही है, उसकी पॉलिसी सही है, वो एग्जीक्यूशन में सही है, तो इसका असर इन तीनों चीज़ों पर, जिसको हम कलेक्टिवली ह्यूमन डेवलपमेंट कह रहे हैं, क्या असर होगा। ये टॉपिक इससे रिलेटेड था, मतलब इंटरडिपेंडेंस ये सारी बतानी है, इसके पर्सपेक्टिव में ऐसे क्रैक करना था। अब चलते हैं नेचर ऑफ टॉपिक्स जो है हम वो देख लेते हैं। पहले तो उन टॉपिक्स को हम साइडलाइन कर देते हैं जो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हैं और उस फील्ड में भी पर्टिकुलर टॉपिक से लिए गए हैं। इनमें हमें 2 टॉपिक्स नज़र आते हैं। एक तो है नंबर 7, वर्ल्ड फूड सिस्टम्स, द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, और दूसरा है नंबर 8, इज़ देयर सच अ थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म। ये करने वाले नहीं थे, मेजॉरिटी को ये खासा एक मुश्किल है। जो इससे रिलेटेड जिनकी डिग्री होगी या इंटरेस्ट होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, वही क्रैक कर पाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हैं 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि IR से रिलेटेड हैं। ये जो ग्रीन में किए गए हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 3 और टॉपिक 5। टॉपिक 1 है एन एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। 3rd, ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना। 5th है ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये तीनों जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस। पर इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि जिनका ऑप्शनल्स इंटरनेशनल रिलेशंस है उनको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी और उन्होंने ये किया भी होगा। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, क्योंकि एक चीज़ समझना, एक चीज़ पर नॉलेज बेस होना और ऐसे में उस स्ट्रक्चर में ढालना एक अलग चीज़ है। बहरहाल ये IR से रिलेटेड है और ये उनके लिए भी खासा एक ईजी रहा होगा
जिन्होंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हो और न्यूज़ बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हो। उसके बाद हैं 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो एस्पिरेंट्स हैं उनका एक्सपोजर इन टॉपिक्स पर होता है। जैसे टॉपिक 2 है डेमोक्रेसी, टॉपिक 6 है फेमिनिज्म, टॉपिक 9 है ह्यूमन डेवलपमेंट, टॉपिक 10 है टेररिज्म। ये वो टॉपिक्स हैं जो आम जो एस्पिरेंट है उनका एक्सपोजर होता है, ये करने के काबिल थे और इनको क्रैक करना कोई इतनी खास कोई नॉलेज बेस इतना बड़ा नहीं चाहिए और इतनी कोई ज़बरदस्त एक जो ना अप्रोच नहीं चाहिए, सिंपल हो सकता था। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 टॉपिक ऐसे थे कि जनरली सबके करने के लायक थे। 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक IRCA और न्यूज़ जिन्होंने अच्छी पढ़ी होगी वो कर लेंगे, इनको हम मॉडरेट लेवल में कर लेते हैं। ये जो है मॉडरेट लेवल है। ये जो 2 टॉपिक्स हैं जो ब्लैक में किए हुए हैं ये आपका डिफ़िकल्ट है। इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो खास से इजी थे जिन पे किया जा सकता था। फोर्थ और सबसे लास्ट जो पैरामीटर है वो है स्ट्रेटजीज़ का, जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो 3 पैरामीटर्स हमने पहले किए उनकी बेसिस पे हम देखेंगे कि फ्यूचर के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए ताकि हम अच्छी मार्क्स ग्रैब कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है कि ऐसे मेंटोर ढूंढना जो आपको डे 1 से लेके एग्ज़ाम्स तक आपकी हेल्प करें, डे 1 से लेके एग्ज़ाम्स तक। उसकी वजह यह है कि ये टेक्निकल नेचर का सब्जेक्ट है और ये ऐसा नहीं है कि एक मरतबा आपने सीख लिया, किसी मेंटोर से सीख लिया या टीचर से, तो आप उसके बाद आप खुद ही कर लें सारी चीज़ें। तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर आप मेंटोर रखेंगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा, इवेल्यूएट करते रहेंगे आपकी पिटफॉल्स और जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं आपको पता लगती रहेंगी और आप उसके हिसाब से खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे मेंटोर्स ढूंढें। उसके बाद है जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी को मैंने देखा है जो ये गलती करते हैं कि तैयारी के दौरान आखिरी 3 माह 2 या 3 माह वो मुख्तस कर लेते हैं कि इन 2 से 3 मंथ में हमने एस्से की प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे पर मगर हम लास्ट में करेंगे। तो ये अप्रोच गलत है, इंतहाई गलत है, क्योंकि ऐसे राइटिंग एक स्किल है और स्किल जितना आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा निखर के आएगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आप ये जर्नी स्टार्ट करें CSS की या सिविल सर्विसेज की, किसी की PMS वगैरह की, तो आप कंसिस्टेंटली लिखें, अपने लिए मुख्तस कर लें कि डेली बेसिस पे आउटलाइन लिखनी है, इंट्रो लिखना है, या वीकली बेसिस पे आप एक दिन इंट्रो और आउटलाइन लिख लें, नेक्स्ट डे पे पैराग्राफिंग कर लें, उसके बाद आप कंक्लूजन लिख लें। मतलब कोई स्ट्रेटजीज डिवाइस करें या संडे टू संडे कैसे लिखें, पर लिखें। जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये बेहतर रहेगा।
यह थी इंग्लिश एसे की डिटेल्ड एनालिसिस। बाकी सब्जेक्ट्स की एनालिसिस भी जल्द ही आपसे शेयर कर दी जाएगी। आपसे इल्तमास है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।